नमस्कार दोस्तों। आज इकॉनमी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टैक्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स लगाने के कितने मेथड्स होते हैं, कौन सा टैक्स को एक आइडियल टैक्स कहा जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स, जिसमें देखेंगे डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स और जीएसटी। बाय द वे, जीएसटी का एक अलग वीडियो बनेगा, तो उसको छोड़कर बाकी सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए देखते हैं टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स का मतलब एक सिंपल सा है कि अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी सरकार को पैसा दे, ये एक तरह का इनवॉलेंट्री फ़ी है। लोग वॉलेंट्री करके नहीं देते, इनवॉलेंट्री फीस जो गवर्नमेंट लेवी करती है इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन से, ताकि गवर्नमेंट अपने एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कर सके, तो उसे ही टैक्स कहा जाता है। These are involuntary fees levied on an individual and corporation by the government in order to finance government activities. इस चीज़ को कुछ और भी तरीके से कहा जा सकता है, बट वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओवरऑल मीनिंग यही है। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन से जो फीस लेवी कर रही है, अगर वो लेवी डायरेक्टली करे तो उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स की फ़ी लेवी करती है किसी एक एंटिटी से, मान लो कि मैन्युफैक्चरर से, कि मैं एक चॉकलेट बना रहा हूँ, जिस चॉकलेट को बनाने में मैंने खर्च किए 10 रुपया, और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं 7 रुपये का प्रॉफिट कमाऊँगा और इसे मार्केट में 17 रुपये में बेचूँगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि यार तुझे 2 रुपया टैक्स भी भरना पड़ेगा। मैं कहूँगा ठीक है। तो अब इस चॉकलेट के ऊपर मेरा टोटल खर्च हो गया 10 + 2 12। तो क्या अभी भी मैं 7 रुपया मुनाफा कमाऊँगा 17 पे? बिल्कुल नहीं। तो मैं अब क्या करूँगा कि अपनी चॉकलेट की कीमत 19 रुपया कर दूँगा। यानी यही है इनडायरेक्ट टैक्स, द टैक्स दैट इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन वन एंटिटी दैट इज मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स बट इज पास्ड ऑन टू द फाइनल कंज्यूमर बाय द मैन्युफैक्चरर। फिर से आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट सेम पर्सन या सेम कंपनी पे पड़ती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट एंटिटी पर पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम है, कॉरपोरेशन टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, जबकि इनडायरेक्ट में एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, जीएसटी वगैरह। डायरेक्ट टैक्स जो है, इसका फंडा कुछ ऐसा है कि जो इंसान जितना ज़्यादा अर्न करेगा उसका टैक्स में कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा, और इस तरह के टैक्सेसिंग को प्रोग्रेसिव कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा है कि मान लो 10 रुपये की चॉकलेट को अगर कोई दुकान से ख़रीदता है, जिसमें सारे टैक्स और प्रॉफिट सब कुछ मेंशन्ड है उस 10 रुपया में, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उस चॉकलेट को कोई गरीब आदमी खरीदे या अमीर आदमी, उसे उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है। ठीक है। व्हेन एन इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन अ प्रोडक्ट, बोथ रिच एंड पुअर हैव टू पे सेम अमाउंट। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगला जो है मेथड ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के 3 मेथड्स होते हैं फ्रेंड्स। प्रोग्रेसिव, जो हमने
डिस्कस किया है, रिग्रेसिव भी डिस्कस कर लिया, और तीसरा है प्रोपोर्शनल। तो प्रोग्रेसिव टैक्स, जो जितना ज़्यादा कमाएगा उसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देख लेना कि आपका एग्ज़ाम कब है, उस समय जो भी टैक्स स्लैब है आप उसका एक बार एक निगाह से देख लेना कि कितने स्लैब में कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। और रिग्रेसिव टैक्स कैसा है? रिग्रेसिव टैक्स को आप कह सकते हो कि ठीक है, जो फ़र्क नहीं पड़ता कौन कितना कमाता है, सभी को उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से कहा जा सकता है कि इंडिया में अगर या कोई भी कंट्री है जहाँ पर टैक्स से कमाया हुआ रेवेन्यू को दो हिस्सों में बांट दो। एक हिस्सा जो आता है लो इनकम ग्रुप से, और दूसरा इनकम आता है अमीर लोगों से। दोनों को अगर आप कंपेयर करो और ये पाओ कि जो इनकम जनरेट होता है लो इनकम ग्रुप से, जो पैसा टैक्स के माध्यम से जनरेट हो रहा है फ्रॉम लो इनकम ग्रुप, अगर वो अमाउंट अधिक है उन पैसों से, उन टैक्स के रेवेन्यू से जो आना चाहिए अमीर आदमी से, तो हम कहेंगे कि इस देश में जो टैक्सेसिंग सिस्टम है वो रिग्रेसिव है। यानी टोटल रेवेन्यू में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लो इनकम ग्रुप का है और कम कंट्रीब्यूशन रिच लोगों का है। तो ये आइडियल नहीं माना जाता। आइडियली हम चाहते हैं कि अमीर लोग ज़्यादा पैसा पे करें। और तीसरा है फ्रेंड्स प्रोपोर्शनल टैक्स। इसका फंडा देखो क्या है। ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसमें कौन क्या कमाता है, क्या इनकम है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को सेम अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए इसे फ्लैट टैक्स भी कहा जाता है। पीसीएस वगैरह में पूछ सकता है कि फ्लैट टैक्स किसे कहते हैं, तो आप कहना प्रोपोर्शनल टैक्स। वो कौन सा देश है जहाँ पे टैक्स का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शनल टैक्स से आता है? तो जवाब है रशिया। अगला हम देखेंगे एक अच्छा टैक्सेसिंग सिस्टम किसे माना जाता है। देखो फ्रेंड्स, इसके 10-12 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, बट मुझे लगता है मोटा मोटी 5 क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए, 5 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक गुड टैक्सेसिंग सिस्टम का। पहला है ये फेयर होना चाहिए। फेयर में आपका आता है हॉरिजेंटल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी। तो इकोनॉमी में कभी कभी हम ऐसे कुछ वर्ड सुन लेते हैं जिससे डर लगता है, यार ये हॉरिजेंटल इक्विटी वर्टिकल इक्विटी कुछ बहुत डेंजरस चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हॉरिजेंटल इक्विटी का मतलब हुआ कि मान लो अर्बन किसी मेट्रो शहर में बहुत से लेबर रह रहे हैं, तो ओवरऑल जितने भी लेबर्स हैं सब सुबह 5 बजे उठते हैं, वो उन्हें 10 बजे तक काम मिलता है और 8 बजे तक वो घर आते हैं जेब में 600 से 700 रुपये लेकर। मतलब अगर बहुत से इंडिविजुअल का लिविंग कंडीशन सेम है तो उन्हें आइडेंटिकल टैक्स पे करना चाहिए। ये कहलाता है हॉरिजेंटल इक्विटी। जबकि वर्टिकल इक्विटी यानी जिसका कंडीशन अच्छा है वो ज़्यादा पैसा पे करेंगे। बेटर ऑफ पीपल पे मोर टैक्सेस। तो इस आधार पे एक अच्छा टैक्सेसिंग सिस्टम को फेयर होना चाहिए। दूसरा, एक अच्छा टैक्सेसिंग सिस्टम एफिशिएंट हो, यानी कि टैक्स पॉलिसीज़ ऐसे हों कि, क्योंकि टैक्स पॉलिसी किसी भी इंडिविजुअल के सेविंग को, उसके इन्वेस्टमेंट को, उसके स्पेंडिंग हैबिट को इनकरेज और डिस्करेज कर सकता है। तो अगर ये एफिशिएंट ना हो तो देश का बहुत नुकसान होगा, इसलिए इट शुड बी एफिशिएंट। तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी। तो चेलिया कमेटी ने कहा था कि हमारे देश में चीज़ें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते और वो टैक्स नहीं पे करते, टैक्स इवेजन कर लेते हैं। तो टैक्स इवेजन को चेक करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी लाना होगा।
तो अब तो काफ़ी सुधार हो चुका है। इनकम टैक्स का जो gov.in है वो पोर्टल काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और बहुत से रिफॉर्म्स किए गए हैं। अगला जो क्वालिटी है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो कोई भी सिस्टम आप ले आओ, हम ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम एब्सोल्यूट है, ये सिस्टम परफेक्ट है। समय के साथ साथ हर चीज़ में कोई ना कोई खामी होती ही है। तो ये चीज़ टैक्सेसिंग सिस्टम के साथ भी होता है फ्रेंड्स। तो हमारा टैक्सेसिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि आज से 5 साल बाद अगर कुछ इकोनॉमी में चेंज आए तो हम उसे ईजिली मॉडिफाई कर सकें। देयर शुड बी अ स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। और पांचवा, जो ऑफ कोर्स इट्स नॉट द लीस्ट लास्ट फॉर माय वीडियो बट एट लीस्ट नॉट लीस्ट, वो है कि आप जो पैसा पे कर रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए जब आप सब्जी लेने या जॉगिंग करने बाहर निकल रहे हो और देखते हो सड़क पे बड़े बड़े पिट होल्स हैं, नाली से पानी बह रहा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, घर में बिजली नहीं है, यानी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपने टैक्स पे किया बट गवर्नमेंट ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। तो एक अच्छा टैक्सेसिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, सरकार मेरा पैसा लेकर मेरे ऊपर काम कर रही है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ टाइप्स। तो सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स क्या है ऑलरेडी बता दिया है। इसमें एक आता है इनकम टैक्स, जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन है इसका। किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अनरजिस्टर्ड फर्म या किसी अदर एसोसिएशन के इनकम पर लेने जाने वाला टैक्स, उसे कहते हैं इनकम टैक्स। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी जिसकी ज़्यादा इनकम वो ज़्यादा पैसा पे करेगा। तो एक चीज़ देख लेना, आपका जब भी एग्ज़ाम है टैक्स स्लैब, मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, टैक्स स्लैब में देख लेना कितना कमाने पे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है। अगला है फ्रेंड्स कॉरपोरेशन टैक्स। तो जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही काम, कॉरपोरेशन के इनकम पर लेवी किए जाने वाले टैक्स को कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। नॉट अ बिग डील। अगला जो पॉइंट इसी में जो ऐड करूँगा वो पॉसिबल हो तो लिख लेना। कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट, अगर वो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, अगर वो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 तो उसे कॉरपोरेट टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब करते हो और आपको पता चला कि आपके बाप ने आपके नाम 10 एकड़ ज़मीन लिख दिया, तो उस ज़मीन को बेचकर या फिर ज्वेलरी को बेचकर या फिर कॉपीराइट को बेचकर या फिर पेटेंट को बेचकर, यानी किसी तरह का कैपिटल एसेट को बेचकर अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो उस पे लिया गया टैक्स कहलाता है कैपिटल गेन टैक्स। ये भी एक डायरेक्ट टैक्स का ही टाइप है। ठीक है। इसके बाद एक स्पेसिफिक टैक्स होता है, जैसे कि पेट्रोल लिकर पे लिए जाने वाला एक्साइज ड्यूटी, एक ये रिग्रेसिव नेचर का है, जिसमें कह दिया जाता है कि आप इतना यूनिट सोल्ड करो से सेल करोगे तो आपको एक फिक्स अमाउंट का टैक्स पे करना होगा। तो ये इजी है, आपको याद हो जाएगा। स्पेसिफिक टैक्स which means fixed amount tax based on quantity of units sold. It is regressive in nature. और एक है ad valorem टैक्स। ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो आपका जितना भी टैक्स ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है या जो भी आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू है
उस आधार पर आपसे जब टैक्स लिया जाए तो उसे कहा जाएगा एड वैलोरम टैक्स। तो अगर आप ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा इसलिए, और कम होगी तो कम, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में पहला आता है कस्टम ड्यूटी। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो गुड्स का, तो उस पे जो आप गवर्नमेंट आपसे लेवी लेगी उसे कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। और गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल टूल की तरह करती है ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, विदेश से सामान अपने देश में मंगा रहे हो, तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे, और अपने देश से किसी दूसरे देश में सामान भेज रहे हो तो उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। इससे रिलेटेड दो कानून हैं, प्लीज़ याद रखना, 1962 कस्टम एक्ट और दूसरा 1975 कस्टम टैरिफ एक्ट। हो सके तो लिख लो। कस्टम ड्यूटी आपको समझ में आ गया होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दौरान लेने वाला टैक्स। तो इसमें कुछ चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप नोट डाउन कर लो, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, कस्टम एक्ट 1962 का जो सेक्शन 12 है, ये प्योर रट्टा वाला चीज़ है, इसे आप समझने लगे, इसमें कुछ नहीं है। कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन 12 में जो भी सामान लिस्टेड है, अगर आप उसकी इंपोर्ट करते हो तो आप जो टैक्स पे करोगे उसे कहा जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। इस तरह की चीज़ें प्री में पूछ सकता है। पॉइंट नंबर 2, कस्टम टैरिफ एक्ट 1973 में जो सेक्शन 3 है, उसमें जो सामान को लिस्ट किया गया है, अगर आप उस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको देना होगा एडिशनल कस्टम ड्यूटी। पॉइंट नंबर 4, अगर गवर्नमेंट इंडिया के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पर टैक्स लगाए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक बिजनेस, विच टाइप ऑफ ड्यूटी यू हैव टू पे, यू हैव टू पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ठीक है। इसके बाद अगला, अगर चाइना ने क्या किया, बहुत सारा स्टील का प्रोडक्शन कर दिया, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। जो स्टील बिकना चाहिए 1,000 रुपये में, चाइना 150 रुपये में बेचने को तैयार है। और अब ये क्या किया कि पूरा माल अपना पटक दिया ब्रिटेन में, जिससे कि ब्रिटेन का जो डोमेस्टिक कंपनी है वो चाइनीज़ कंपनी से compete ही नहीं कर पा रही, क्योंकि उनका माल जो फेयर मार्केट प्राइस है उससे कम है। तो जब भी कोई ऐसी इवेंट होती है जिसमें प्रोडक्ट की कीमत फेयर मार्केट प्राइस से कम हो, तो गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। इस चीज़ को भी नोट कर लो। अगला पॉइंट, अगर किसी चीज़ के एक्सपोर्ट से, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, कोविड वैक्सीन के इंपोर्ट से अगर हमारी देश की इकॉनमी चरमरा जाए तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सेफ गार्ड ड्यूटी लगाती है। व्हाट इज सेफ गार्ड ड्यूटी? सेफ गार्ड ड्यूटी इज़ अ ड्यूटी विच इज़ इम्पोज्ड ऑन दोज एक्सपोर्टेड, लिख लेना अंडरलाइन, एक्सपोर्टेड आइटम्स whose export can damage the economy of the country। कस्टम ड्यूटी का लास्ट है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसको CVD भी कहते हैं, जिसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं एंटी डंपिंग से लेकर। तो देखो CVD में अगर आप किसी स्पेसिफिक इंपोर्टेड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो और इस वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को कंपटीशन मिलता है, तो उस चीज़ को, प्राइस को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो ड्यूटी लेती है उसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। दीज आर इम्पोज्ड ऑन स्पेसिफिक, अंडरलाइन करना, स्पेसिफिक इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू बैलेंस द प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। तो देखो
कस्टम ड्यूटी में बहुत से पॉइंट मैंने ऐड किए हैं, सभी को आप लिख लेना। ये सब वन लाइनर टाइप के हैं, सिंपल है। आप जब रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में अगला है एस्पेक्ट एक्साइज ड्यूटी। तो ये एक ऐसा टैक्स है जिसे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुड्स के प्रोड्यूसर पर लगाती है। कंडीशन ये है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली हो, ठीक है। उसे कहा जाता है एक्साइज ड्यूटी इज़ अ टैक्स ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस इन इंडिया एंड इंटेंडेड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। अगर आप उसे एक्सपोर्ट करोगे तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, तब कस्टम लगेगा। लेकिन डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस किया तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा। सर्विस टैक्स, ये बड़ा सिंपल है, सर्विस के नाम पर लिया जाने वाला टैक्स, सर्विस टैक्स। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। फ्रेंड्स वैल्यू एडेड टैक्स को स्टेट लेवल मल्टीपल पॉइंट टैक्स कहा जाता है। ये इफ़ेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2005। तो होता ये है कि मेरा एक कोको बीन का बागान है, मैंने कोको की खेती की। अब इस कोको को मैंने बेचा, खरीदने वाले ने इसे प्रोसेस किया, इसको साफ़ सुथरा किया। प्रोसेसिंग के बाद अब इसकी वैल्यू बढ़ गई। प्रोसेसिंग करने के बाद इस बंदे ने इस प्रोसेस्ड कोको बीन को किसी चॉकलेट कंपनी को बेच दिया। अब ये चॉकलेट कंपनी इस चॉकलेट को चॉकलेट बार्स में कन्वर्ट कर दिया, इसे पैक किया और तब मार्केट में बेचा। यानी कि इसके प्रोडक्शन के शुरुआती से लेकर इसके एंड रिज़ल्ट तक इसका जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ते गया। तो इस पर लिए जाने वाले टैक्स को कहते हैं फ्रेंड्स वैल्यू एडेड टैक्स। वैट इज़ अ टैक्स collected at every stage of value addition of product, ठीक है। At each stage of production, the product gets successively more valuable at each stage. When an end consumer make a purchase, they are not only paying for the VAT of entire product and at hand, but for the entire process of production, ठीक है। और हमेशा याद रखना वैट हमेशा डिसाइड होता है एंड मार्केट प्राइस पे, ताकि मेन पर्पस ये है कि टू टैक्स ओनली द वैल्यू एडेड बाय द बिजनेस ऑन द टॉप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन पर्च फ्रॉम द मार्केट। तो इसीलिए इसे मल्टी स्टेज टैक्सेसिंग सिस्टम कहते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, वैट बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब हुआ कि टैक्स विच इज़ चार्ज टू द कस्टमर ऑन टैक्सेबल सेल्स मेड बाय डीलर, माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स यानी टैक्स पेड ऑन एलिजिबल परचेज मेड बाय डीलर। फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, बट उसके लिए एक मुझे लगता है एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल्स वगैरह है, तो वो मैं ऐड कर दूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को एक रेफरेंस की तरह समझना, ताकि आप बुक्स को पढ़ो तो ऐसा न लगे कि आप इन टॉपिक से अवेयर नहीं हो। आज के इस टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें पता ही नहीं कि हम अपनी पढ़ाई के दायरे को कितना तक फैलाएं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सारा जहाँ है, तो हर चीज़ नहीं पढ़ना। मेरा मकसद ये रहता है कि आपको एडवांस बुक के टॉपिक से फेमिलियर करवाना और एक रफ़ आइडिया देना कि आपका पढ़ाई का स्कोप कहाँ तक हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब। थैंक यू।